नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक। आज का हमारा विषय है आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। क्लास 6 12 की हम पूरी एनसीईआरटी को लगभग समाप्त कर चुके हैं। 2 चैप्टर और बचे हैं, कुछ लेक्चर्स हम और लेंगे और पूरा जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। और देखिए यहाँ पर गैर कांग्रेसवाद हमारा विषय चल रहा था। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए गैर कांग्रेसवाद हम देखते हैं। गैर कांग्रेसवाद में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियां ये आजादी के लिए बनी थी कांग्रेस, फिर इसको पार्टी की तरह से इस्तेमाल किया गया अपने लाभ के लिए। विरोधी पार्टियों, कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को लगा कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण, कांग्रेस के वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन हो गई। कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को लगा कि कांग्रेस के वोट बढ़ जाने के कारण, ये बढ़ लिखा है, बढ़ का मतलब वितरित, बढ़ जाने के कारण कांग्रेस सत्ताहीन है। जो दल, अब जो कई पार्टियां लड़ती हैं आपको पता होगा चुनाव में, तो जो दल अपने कार्यक्रम या विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे। अब देखिए बात क्या है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, कांग्रेस, सपा, बसपा और भी कई साउथ की पार्टियां, ये सब मिलकर INDIA बनाई है। तो ऐसी स्थिति उस समय भी थी। जो स्थिति आज बीजेपी की है कि अपना एनडीए लेके चल रही है, इसी तरह यहां पर कांग्रेस की विरोधी पार्टियां को लगा कि कांग्रेस की वोट बढ़ गए हैं पार्टियां, और अपने कार्यक्रम में विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थलग जो छोटे छोटे ग्रुप थे वो क्या किए, संगठित होने लगे। वे सभी दल एकत्रित हुए। देखिए सेम अभी जो इंडिया पार्टी की स्थिति है उसी तरह यहां पे भी होने लगा। इकट्ठे हो गए, और क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। सन 1967 के चौथे आम चुनावों की हम चर्चा कर रहे हैं। गैर कांग्रेसवाद जो था, और उन दलों ने कुछ राज्यों में उन्हें लगा कि कांग्रेस कमजोर हो गई, तो फिर वो जो विरोधी दल थे कुछ, तो उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बना दिया। एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा का मतलब और अन्य राज्यों में सीटों के बंटवारे, अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल कर लिया कि हम एक होंगे। ये था गैर कांग्रेसवाद का डोरा। ये दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा। पहला पॉइंट हमने कल आपको पढ़ाया था। गैर कांग्रेसवाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को लगा, कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को लगा कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण, उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है। और जो दल
अपने कार्यक्रम या विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, ये कॉमा है, वे सभी दल एकत्रित हुए और उन सभी दलों ने कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल कर लिया। इन दलों को लगा जो विरोधी दल थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता, इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता, वो थोड़ा सा ये सोचने लगे कि अनुभवहीन है इंदिरा गांधी, अभी कम उम्र में ही राजनीति में आई है, कम उनको समय 1 साल भी नहीं हुआ है तब तक सरकार इनकी गिर गई, खत्म हो गई। अब अगला लोकसभा चुनाव आ गया, चौथा आम चुनाव 1967 आ गया, तो ये किस तरीके से उसको संभाल पाएंगे, इनको बहुत ही कम राजनीतिक अनुभव है। तो इन छोटे दलों को लगा, जो कि कांग्रेस के विरोध में थे, कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उनको कांग्रेस को सत्ता से हटाने का उनको क्या होगा, विरोधी दलों को कांग्रेस के, कि इस उठापटक से उनको कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। मौका, अवसर मतलब उनको एक मौका हाथ लगा है। इन विरोधी दलों को, जो कांग्रेस के विरोधी थे, इनको लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता, उस समय भी समाजवाद था 1967 में, राम मनोहर लोहिया, देखे है ना, पार्क है लखनऊ में, स्वर्गीय श्री राम मनोहर लोहिया पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को क्या नाम दिया, गैर कांग्रेसवाद। यही था जो आपको पढ़ा रहे थे। वो समाजवादी थे, उनके पास विश्लेषण था, उनके पास नामकरण था, तो उन्होंने नामकरण किया इस ब्यौरे का कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस राजनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया, हमारा विषय है गैर कांग्रेसवाद। चौथे आम चुनाव 1967, उस समय गैर कांग्रेसवाद की जो बयार चली, उस पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ही रोचक डिस्कशन हमारी चली है। तो आप इसको देख सकते हैं, गैर कांग्रेसवाद क्या था। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को लगा कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण कांग्रेस सत्ता आई। जो दल अपने कार्यक्रम या विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थलग थे, वे भी सभी दल एकत्रित हो गए, एक हो गए, और उन्होंने कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों में सीटों के मामलों में चुनावी तालमेल किया। इन विरोधी दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क, राम मनोहर लोहिया ने
गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में, गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हित के खिलाफ है। अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हित के खिलाफ। राम मनोहर लोहिया ने कहा यह बात। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है। यही स्थिति है इस समय। INDIA का एक साथ आना जरूरी है बीजेपी के खिलाफ। यही देखिए राजनीति चल रही है। आई टीच तो नहीं कर सकता, मैं समझाता हूं लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान समझा सकें, ये हमारी खूबी है। ये चैनल का उद्देश्य है कि आप चीजों को समझ सकें। संविधान क्या था, संविधान के पहलू क्या थे, संविधानिक क्रियाएं क्या थी, राजनीति का पहले क्या पहलू था, आज राजनीति का क्या पहलू है, राजनीति के मूलभूत सिद्धांत पहले क्या थे, आज राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, उस पर परिचर्चा का दौर हम यहाँ स्टेब्लिश करते हैं। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हित के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है, ताकि गरीबों के हक में, लोकतंत्र को वापस लाया जा सके, लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। That's all. क्या कहा जा रहा है, बात को समझिए। गैर कांग्रेसवाद पे हम यहां पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को, आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, आई गेट थारो रिवीजन, मैं देता हूं आप लोग को एक ब्रीफ रिवीजन। और today's lecture, गैर कांग्रेसवाद, on behalf of the political review and Indian Constitution, which named I Political Constitution. Our today's lecture, गैर कांग्रेसवाद, under the chapter 18, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को लगा कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है, इसके कारण कांग्रेस सत्ताहीन। जो दल अपने कार्यक्रम या विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकत्रित हो गए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, और अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस की सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हित के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है, ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। आई होप यू ऑल summarize the whole content, and I hope that you have satisfied
is this lecture, which will namely known as non-congressism, गैर कांग्रेसवाद। कांग्रेस के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, जो विरोधी खड़े हुए, सन 1967 की बात है, चौथे आम चुनाव में वो लगा कि इंदिरा गांधी की पार्टी कमजोर हो गई है, 1 साल से कम अनुभव होने के कारण अनुभवहीनता के ही दंश में वो दब जाएंगी। लेकिन बड़े ही नेतृत्व और धैर्यशाली महिला, आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली इंदिरा गांधी, बड़े ही चतुरता से उन्होंने राजनीति के इस महत्वपूर्ण आयाम को स्थापित किया। आइए हमारा पैनल है वैकेंसी ओवरव्यू, जॉब अलर्ट हम आपको बताएंगे। दैनिक समाचार पत्र में से हम आप बच्चों के लिए ले आते हैं जॉब अलर्ट। आइए देखते हैं आपके लिए क्या जॉब्स आज निकली हुई है, इसके बारे में कुछ मैं जानकारी आपको दूं। बड़े ही हर्ष का समाचार है कि हमारे इंस्टीट्यूट के एक विद्यार्थी सुशील भगत ने सफलता प्राप्त की है बिहार पीजीटी इतिहास के विषय में, और उनकी पोस्टिंग प्रेफरेंस उन्होंने दरभंगा डाली थी, क्योंकि इतिहास का पेपर बहुत हार्ड आया था। लेकिन हमारे विद्यार्थी ने बताया कि 22-22 घंटे 20-20 घंटे नींद अपनी तोड़कर 16-16 घंटे तक लगभग पढ़ाई करके 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करके उन्होंने सफलता अर्जित की। हालांकि वो पेशे से एक राशन की दुकान चलाते हैं, लेकिन तब उन्होंने कठिन संघर्ष किया। राजस्थान में परीक्षा दी, मध्य प्रदेश में परीक्षा दी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में परीक्षा दी, कई प्रांतों में परीक्षा दी, रेलवे की परीक्षा दी, एसएससी की, बैंकिंग की, आईबीपीएस की, कमर तोड़ परीक्षाएं दी। और दरभंगा में एक छोटा सा व्यापार, अपना किराना स्टोर चलाते थे। और बड़ी एक मिसाल है वो बच्चों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी मेरे रहे हैं विगत 3 वर्षों से। तो आप लोग कहेंगे तो मैं कम्युनिटी में उनके रिजल्ट को भी अपलोड कर दूंगा। बड़े ही प्रखर विद्यार्थी कॉम्पिटिया के थे। आज ही मुझे समाचार मिला उनके द्वारा कि उनका सिलेक्शन बिहार पीजीटी इतिहास में हुआ है दरभंगा मंडल में। आइए हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या वैकेंसी हमारे पास है। जॉब अलर्ट, जॉब अलर्ट। आज आपके लिए जॉब है यूपी पीबी में। ये पुलिस का है, इसमें कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हमने आपको पहले भी बता दिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी है और 60,244 पोस्ट आई है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की लास्ट डेट है 16 जनवरी फॉर्म भरने की 2024। ध्यान दीजिए 60,244 पोस्ट सिपाही की उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसके बाद दूसरी वैकेंसी है RMLIMS में कई पद आए हैं। ये संस्था है, 320 पोस्ट आई है वैकेंसी, जिसमें प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट। देखिए एक और आपको जानकारी दे दूं, जितने IIT है भारत में और IIM है, तो मुझे भी श्योर है कि IIT में भी रिसर्च होता है आर्ट्स के सब्जेक्ट से और सोशल के सब्जेक्ट से। याद रखिएगा, अगर आप आर्ट्स से सोशल के सब्जेक्ट से रिसर्च करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, तो IIT को स्विच करिए। IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ये लोग सोशोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट से रिसर्च कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग को ये जानकारी नहीं होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारे विषय आ गए हैं और कई IIT इंस्टीट्यूट में सिंपल आपके आर्ट्स के भी MA, MPhil और रिसर्च प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसका लाभ जरूर लीजिए। और स्वयं में देखिए आपकी जुड़ी है, स्वयं में राजर्षि टंडन की भी डिग्रियां जोड़ी गई हैं, स्वयं में BHU के भी कुछ कोर्स जोड़े गए हैं, और स्वयं में आपके इग्नू के भी कोर्स जोड़े गए हैं, स्वयं में आपके इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के भी कोर्स जोड़े गए हैं, और स्वयं लर्निंग प्रोग्राम में आपके एक और बड़ी यूनिवर्सिटी है ओपन, उनके भी प्रोग्राम जोड़े गए हैं। तो स्वयं में IT लेवल के भी प्रोग्राम जुड़ गए हैं। स्वयं से आप कई शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन अपने सिस्टम के थ्रू पढ़ाई करके, और एग्जामिनेशन फी पेड करके आप एग्जाम देके कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ तक कि PhD तक भी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा को बहुत तरल और सरल बनाया गया है, उसका लाभ लें। आइए देखते हैं RLMS में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर have announced a post for the vacant seat of professor and assistant professor. The deadline of form will be 1st of Jan 2024. RMLIMS have the vacancies, have the vacant seat for professor and assistant professor. Now we have the second agency GICRE.
GICRE have advertised the 85 posts, different posts for the candidates which will eligible for the post of professor. They will apply. Last date of examination or the recruitment form will be 12th of Jan 2024. Now GICRE, now AU में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई है वैकेंसी। ये देखिए, ये हमने आपको बताया था AU, ये अलीगढ़ नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 539 पोस्ट आई है। आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन है, प्रोफेसर के पद हैं। ये इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद हैं। 539 पोस्ट। फॉर्म डेडलाइन विल बी 2nd of Jan 2024. Now we have some vacant position in IACS also. IACS have the 54 vacant seat for the recruitment of assistant registrar, assistant librarian, etc. posts. Now the deadline form will be 16th of Jan 2024. Now we have IACS agency have recruited for the assistant registrar and assistant librarian. Now we have DAE institution the 62 post of vacant post for the recruitment of junior purchase assistant and storekeeper. Form deadline will be 31st of 2023, 31 दिसंबर तक। Now we have some vacancies for भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। वे प्रबंधक और हिंदी अनुवादक के पदों पर भर्तियां निकली हैं। 8 जनवरी 2024 डेडलाइन है। We have mentioned the website of the concerned agency that have www.nhai.gov.in. Now FCI Arauli Gypsum and Mineral India Limited have post for consultant सलाहकार के पदों पर मौके। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू 10th of Jan 2024 को डायरेक्ट इंटरव्यू है। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो, they will switch the interview of FCI Arauli Gypsum and Mineral India Limited, the post of consultant. Deadline now the date of the walk-in interview will be 10th of Jan 2024. The website will be www.fagmil.nic.in. Study harder and harder and achieve your goal. Study selection तक हर एक विद्यार्थी के साथ हर एक कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर पूर्णतः समर्पित है यह चैनल कॉम्पिटेरिया। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रिव्यू चैप्टर में हम कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद, 4th जनरल इलेक्शन 1967 एंड कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना चैप्टर 18 ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी व्हिच विल बी परफॉर्म फॉर 6 to 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक। इस तरीके से तैयारी करेंगे। यूपीएससी के लिए भी आप स्पेशल बैचेस हमारे इसी में से निकलते हैं, स्पेशल लेक्चर्स। अगर आपको क्रैक करने आती है, आपको लाइन टू लाइन ब्रेक करने आती है एनसीईआरटी, तो आप हमारे लेक्चर्स में से ब्रेक कर लेंगे क्वेश्चन। व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दिस लेक्चर, that is your ability to purify the some questions from my lectures, from your lectures, from your platform। आपके लिए समर्पित पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोग्राम कॉम्पिटेरिया के द्वारा, totally free education program running currently 3 years, more than 3 years। मैं ही मेंटर, मैं ही मित्र, मैं ही संस्थापक, मैं ही डायरेक्टर, सब कुछ सर्वे सर्वा आपके साथ मैं ही हूं कॉम्पिटेरिया। उम्मीद और विश्वास बनाए रखें, भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष आपकी सफलता के लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार 6 to 8 टीचर्स और बिहार प्राइमरी में जितने भी विद्यार्थी सक्सेस हुए हैं उन सभी लोग को कॉम्पिटेरिया चैनल की तरफ से अनंत शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल हो और वो जिस विद्यालय में ज्वाइन करें वहाँ अपनी कीर्ति प्रसारित करें। और कॉम्पिटेरिया के जो विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम में क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 में सक्सेस हुए हैं, उनको भी अनंत शुभकामनाएं। आप सभी लोग को
बेस्ट ऑफ लक। MPPCS यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, UPPCS प्री एग्जामिनेशन 17th March, MPPCS प्री एग्जामिनेशन 28th of April, UP समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी preliminary examination will be 11th of Feb 2024, and the Haryana PCS HCS executive branch examination, which is called PCS rank, which will be held on the same date, the review officer, assistant review officer examination date, and the UP police constable examination date also be 11th of Feb 2024. Haryana PCS will be 11th of Feb 2024, and the UP PSC review officer and assistant review officer examination, which will be also held on 11th of Feb 2024. 17th of March 2024 have the examination date of preliminary examinations of UP upper subordinate UP PCS examinations. And now the 28th April will be the final expected date of MP PCS 2024 preliminary examination. अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी सिलेक्शन